गुड मॉर्निंग क्लास 10th। अभी आपका टॉपिक पिछले क्लास में हम बता रहे थे क्या चीज़, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मोलाइसिस ये बताए थे, और उसमें आपको डेफिनेशन बताए थे और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए थे, बस नाम लिखे थे और थोड़ा सा उसके बारे में बताए थे। वही इन्वेस्टिगेशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशन पढ़ने के पहले सबसे पहले क्या जानना है कि उस समय जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए इन्वेस्टिगेशन, उसमें था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। इन्वेस्टिगेशन में आप अपनी कॉपी में निकाल लीजिएगा जो पिछले क्लास में पढ़े हैं, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके, यही पढ़ा रहे थे थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन में कि हीटिंग ऑफ क्या चीज, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके, तो इसमें हम दिए थे क्या, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपको सबसे पहले पिछले क्लास में बताया था, आपको लिखवा भी दिए थे, इसको शॉर्टकट में भी बता दे रहे हैं। FeSO4 जो होता है सो इसका कलर क्या होता है, जो कि ग्रीन इन कलर होता है। FeSO4 क्रिस्टल्स जो होते हैं क्रिस्टल, ये वास्तव में किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है और इस ग्रीन कलर में ये जो कंपाउंड है, जब ये क्या कहा जाए कि जब एक क्रिस्टल फॉर्म में रहता है तो FeSO4, लेकिन एक्चुअली में हम बताए थे कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी दे एक्चुअली एग्जिस्ट एज, दे एक्चुअली दिमाग में रखिएगा, एग्जिस्ट एज, ये एक्चुअली में किस कंपाउंड के रूप में रहता है, FeSO4 डॉट 7H2O, जो पिछले क्लास में हम नाम दिए थे इसका फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट 7 हो गया हाइड्रोजन, तो हेप्टाहाइड्रेट, वाटर है, हेप्टाहाइड्रेट। ये दिमाग में रख लीजिएगा कि इसको हेप्टाहाइड्रेट करते हैं क्योंकि इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा एक्चुअली एग्जिस्ट एज FeSO4 7H2O एंड फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यहाँ पे दिमाग में रखना क्या कि ये जब वाटर जो होता है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। तो पढ़ाए में कि यदि किसी कंपाउंड के साथ में यदि H2O मॉलिक्यूल्स रहे तो उसको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दिमाग में रखिएगा, आपको मन हो तो यहीं पे एरो देके लिख सकते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको बोला जाता है क्या चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चाहे तो आप नहीं भी दिखाई दे तो क्या हम बोल रहे हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को और क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और इसका जो केमिकल नेम हो गया वो क्या हो गया, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यही इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिमाग में रखेंगे कि इस हेप्टाहाइड्रेट जो है इसको हीट करेंगे। इसके यदि हीट करते हैं तो सीधे लिख देना है, बाय हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। अब देखो, यदि ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको हीट करते हैं, इस कंपाउंड को, समझ रहे हैं ना, FeSO4 7H2O को, तो वो जो टेस्ट ट्यूब लिए हैं उसके कंटेनर में जो उसका वॉल होता है, उसका जो वॉल होगा वो वाटर को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारे पास जो FeSO4 का जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गया तो जो बचा FeSO4 वो दिमाग में रखिएगा, वो एनहाइड्रस फॉर्म बचा, ठीक है ना। कैसा बचा, एनहाइड्रस। अब इस एनहाइड्रस को लेकर के क्या ऑब्जर्व करते हैं हीट करने के बाद, तो दिमाग में रख लिए हैं कि ठीक है, यदि मान लो बाई चांस सीधे इसको ये फ्लेम के पास ले गए, यहाँ तक ठीक है कि बाई हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। ओके, अब ड्राई टेस्ट ट्यूब के बाद, इसके बाद ये इतना चीज तो हम पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, इसके आगे बताएंगे जो आपको सीखना है। तो चलिए इसको आप नोट कर लिए, तो अभी बता रहे हैं, ऐसे समझिएगा, ये
कुछ रिफ्लेक्ट किए हैं पिछले क्लास का टॉपिक? रिफ्लेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हेडिंग लगा के लिखेगा ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस कहने का मतलब ये क्या, इसका कंक्लूजन निकला। ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंसेस। अब तुम्हारे पास बच चुका है क्या चीज, FeSO4, ठीक है। अब इस FeSO4 को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटने के बाद अब जो FeSO4 करेंगे उसके बाद उसको फिर हीट करेंगे, तो बाय हीटिंग लिखेंगे, बाय हीटिंग FeSO4 डॉट 7H2O लिखेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव्स आउट। इसको हम लोग हटा दें, रिमूव बाय हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव। अब वाटर हट चुका, अब तुम्हारे पास वाटर क्या हो गया, हट चुका है। अब सीधे इसको गर्म कर रहे हैं, है ना, रिमूव करने के बाद। अब क्या करेंगे, क्या कि जैसे सपोज करो कि ठीक है ये चला गया, अब दिमाग में रखना क्या कि अब जो तुम्हारा एनहाइड्रस है नाउ ये डिकम्पोज करेगा। नाउ FeSO4 डिकम्पोज उसी वर्ड से लिए हैं। नाउ FeSO4 डिकम्पोजेस एज। अब ये कैसे टूटेगा, FeSO4 एरो, और याद रखिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन दे रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज देंगे, एक हीट का साइन लगाएंगे। थर्मल में या तो हीट लिखो या तो ट्रायंगल जैसे साइन दोगे तो उससे हो जाएगा, है ना। तो ये बनाता है क्या चीज, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब आप समझ रहे होंगे FeSO4 तो फेरस सल्फेट है जिसका कलर कैसा है, ग्रीन है। ये हो गया तुम्हारा फेरस सल्फेट और इसका कलर हो गया क्या चीज, ग्रीन। और दिमाग में रखना है Fe2O3 ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। और दिमाग में रखना इसका भी एक खास तरह का Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Fe का 3 बताया था ना, इंटरचेंज करके देखेंगे तो 3 वाले में करते हैं। तो ये इसका कलर हमको कैसा मिलता है, ब्राउन कलर। इसका याद रखना है कि ये ब्राउन कलर देता है। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिमाग में रखना कि ये ऑक्साइड है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि इसमें स्मेल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आएगा क्या चीज का, बर्निंग सल्फर का। यानी किसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आता है, SO2 और SO3 में। यहाँ लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ SO2 नहीं जान दिखाई देगा तो भी सुन के भी जान सकते हैं, कैरेक्टराइज्ड नहीं, चलो इसको अलग से लिखवा देते हैं, SO2 और SO3 लिखे, नोट करके यहाँ लिख लीजिए ताकि आपको दिखाई वहां नहीं देगा, इसलिए लिखेगा SO2 and SO3 has characteristic order of burning sulfur, burning sulfur। ये याद रखना है कि इसमें SO2 और SO3 में इसका जो ऑर्डर आएगा उस पे कैसा स्मेल आएगा,
सल्फर का जलता हुआ, क्योंकि वो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं SO2 और SO3। तो देखो मेन रिएक्शन में जैसे बहुत सारा चीज खुद से जानना है, लेकिन थीम समझ गए कि ठीक है FeSO4 मैमली वो हेप्टाहाइड्रेट के रूप में रहता है, यदि उसको हीट कर रहे हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आउट हो गया, उसके बाद डिकम्पोज कर रहे हैं हीट करके, FeSO4 को क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, तो Fe2O3 जिसका ग्रीन कलर से चेंजिंग हो जाएगा किस कलर में, ब्राउन कलर में, और SO2 और SO3 का लिबरेशन होगा। आगे बात समझ में, यहाँ हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। आप एकदम अच्छे से रिएक्शन का कलर, रिएक्शन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, कौन सा गैस निकाल रहा है या जो भी निकाल रहा है उसका क्या स्मेल है, जहाँ जो चीज पॉइंट आउट करते हैं उसको सीखना है, सारे रिएक्शन में नहीं जाना, जिसका जो इंपॉर्टेंस है उसको जानना। ओके, चलिए ये आपका फेरस सल्फेट वाला खत्म। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में लेड Pb लंबा में पढ़े हैं, तो Pb और नाइट्रेट NO3 के ऊपर क्या होता है -1 और Pb का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा नाइट्रेट का Pb छोटा ब्रैकेट NO3 का होल 2। आई बात समझ में, तो ये लेड नाइट्रेट का अब हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, तो ये भी ये थर्मल डिकम्पोजिशन का था FeSO4 7H2, और लीड वाला भी जो बताएंगे वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन का होगा। तो ये खत्म आपका। ये आपका टॉपिक खत्म। तो अब हेडिंग हम लोग लगाएंगे हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। दूसरी इन्वेस्टिगेशन लगाइए हेडिंग इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में रिएक्शन का टॉपिक लिखिएगा हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। ओके, ये टॉपिक लगाना है, लीड नाइट्रेट को गर्म करना, हीट करना, और ये किसका एग्जांपल पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। FeSO4 में किसका था थर्मल, जिसमें ट्राइंगल जैसे साइन देंगे वो सारा क्या चीज पढ़ा रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये भी यहीं पे एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी डिकम्पोजिशन दिखा रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन जानेंगे आप इसके बारे में जान लीजिएगा कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा Pb NO3 का होल 2, Pb NO3 का होल 2 लीड नाइट्रेट जो होता है सो कलरलेस क्रिस्टल होता है, और दिमाग में रखना कि ये लीड का जो भी कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है इनऑर्गेनिक है ना। तो बस ये जानिए कि Pb NO3 होल 2 में कि ये कैसा है कलरलेस क्रिस्टल हो गया। ये कलरलेस क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, और इसको ऑन हीटिंग, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखे क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ लिखेगा तो आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा। मेन हमको रिएक्शन के कलर से मतलब है, रिएक्शन बैलेंस करके आना चाहिए, और उसके बाद उसमें क्या चेंजिंग हो रहा है वो जानना। थर्मल डिकम्पोजिशन जान रहे हो, यहाँ वाटर तो है नहीं, तो इसमें लेड नाइट्रेट को कुछ भी करो, अब दे कि एक टेस्ट ट्यूब लिया उसमें गर्म किया, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग प्रोसेस नहीं लिखेंगे, रिएक्शन सीखेंगे। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट कलरलेस क्रिस्टल है, और सीधे लिख देंगे बाई हीटिंग। अब बाई हीटिंग करने का मतलब इसको अब हम गर्म कर रहे हैं, अब क्या चीज में कर रहे हैं ये सब का डिटेल बार बार नहीं जानना है, ठीक है। तो बाई हीटिंग करने के बाद इसको गर्म करके हम लोग क्या पाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बाई हीटिंग कर दिया, अब उसके बाद अपने दिमाग में रखना कि इसके बाद लिखेंगे ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंसेस। Observation and inferences. Observation and inferences हो गया।
ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंसेस में जानना है कि कैसे लीड नाइट्रेट का ब्रेक डाउन कराते हैं। दिमाग में रखना कि कलरलेस क्रिस्टल है PbNO3 का होल 2, तो यदि लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं वही ब्राइट टेस्ट ट्यूब में, तो गर्म करने पे दिमाग में रखना कि यहाँ पे ब्राउन कलर का फ्यूम्स स्टोर होता है, और दिमाग में ये चीज़ रख लेना है कि फ्यूम्स के रूप में निकलता है NO2। NO2 जो होता है ब्राउन फ्यूम्स देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन निकलता है, और रेड कलर का दिमाग में रखना लीड ऑक्साइड भी निकलता है। रेड कलर नहीं कहेंगे, उसका कलर हम लोग डिटरमाइन नहीं करना, हम लोग को जो गैस निकल रहा है उसके बारे में जानना है। PbO मेन प्रोडक्ट के रूप में ठीक है, उसको तो बैलेंस करने के लिए ऑक्साइड तो निकलेगा ही, लेकिन मेन निकलता है जो कलर देता है। कलर कौन देता है? NO2। तो इसको यदि हीट कर रहे हैं तो इससे जो कलर का लिबरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? NO2, जो कि ब्राउन फ्यूम्स के रूप में वो मिलता है। तो यहाँ पे एमिशन जो होगा ऑब्जर्व किया जाता है, और लीड ऑक्साइड है उसका भी कलर येलो कलर का मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस रिएक्शन करिए, Pb और कैचेस NO3 का होल 2 लीड नाइट्रेट। अब लीड नाइट्रेट है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इसको कैसा साइन देंगे? ट्राइंगल जैसा। लीड का ऑक्साइड बनेगा यानी PbO, O का भी 2 वैलेंसी और लीड का भी 2, दोनों कैंसिल कर दिया तो क्या बन गया? PbO। और PbO बनने के बाद यहाँ पे गैस के रूप में अभी जस्ट पता है क्या होगा? NO2 और प्लस O2। चलिए बैलेंस करिए, 2 PbNO3 होल 2 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 PbO और प्लस 2 2 जा 4, 4 NO2। देखिए 4 2 जा 8, 8 2 10 2 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, बैलेंस है। तो ये बैलेंस है, तो इसको हीट का साइन दिया। तुम बताओगे फिर से कंपाउंड लिखिएगा, इसको बार बार किसको गर्म कर रहे हैं? किसको गर्म कर रहे हैं? लीड नाइट्रेट को। और लीड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है? लीड ऑक्साइड। ये PbO को क्या कहेंगे? लीड ऑक्साइड। लीड ऑक्साइड मिलता है, और लीड ऑक्साइड का कलर हम बता देते हैं यहाँ पे कैसा कलर होता है? येलो कलर, येलो कलर मिलता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कैसा फ्यूम्स मिलेगा? ब्राउन कलर का, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स मिलता है, और ऑक्सीजन गैस के रूप में लिबरेट होता है। तो यहाँ पे दिमाग में रखना कि ब्राउन फ्यूम्स NO2 का ऑब्जर्व होता है, और येलो रेसिड्यू, रेसिड्यू के रूप में पूछे कि रेसिड्यू क्या है यहाँ, तो ये जो येलो रेसिड्यू लगा देना, इसको रेसिड्यू कहेंगे, येलो रेसिड्यू। आगे अगला में जो बचा है उसको क्या कहेंगे? येलो कलर का रेसिड्यू लीड ऑक्साइड मिलता है, यानी लीड व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड या थर्मल डिकम्पोजेस then it forms lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है किसका कलर? NO2 का। NO2 का कैसा फ्यूम्स मिलता है? ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का जो फ्यूम्स मिलता है उसी को हम लोग, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखाता है, ये रिएक्शन आया दिमाग में। तो ये रिएक्शन चूंकि हीट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल हुआ किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे बात समझे, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन जान गया। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम आपको 2 रिएक्शन बताएं, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को गर्म किए, दूसरा लीड नाइट्रेट को। खत्म हो गया ये थर्मल डिकम्पोजिशन आपका खत्म। अब थर्मल के बाद हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन 3 टाइप के पढ़ाए थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन आप अच्छे से खुद से कर सकते हैं। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको माइंड में रखना चाहिए बस मैम इसमें ये एग्जाम्पल के ये कलर लिबरेट होता है, बस 1-2 बार पढ़े फिर माइंड में आ जाए। हो गया? चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म। अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ए पढ़ लिए थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब बी में पढ़ेंगे क्या चीज? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और दिमाग में रखना जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन था तो उसके लिए टर्म देते थे थर्मोलाइसिस, इसीलिए फोटोलाइटिक जो डिकम्पोजिशन हुआ इसके लिए भी टर्म देंगे फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, किसके प्रेजेंस में, वहां था हीट के प्रेजेंस में, यहाँ रहेगा क्या चीज के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो लिखेंगे इसका एक और टर्म देंगे फोटोलाइसिस, इसको देंगे फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करके ये सब नहीं दे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि यदि लैब से रिलेटेड करके इसी क्वेश्चन को घुमा के देता है तो आप यदि जानते रहेंगे तो आराम से पकड़ सकते हैं कि अरे वही चीज है, इसको रिएक्शन में भी पढ़ सकते हैं और उसको यदि लैब में एक्सपेरिमेंट किया है तो वैसे भी जानते हैं। तो अब दिमाग में रखना है कि फोटोलाइसिस व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइट is known as photolysis or photolytic decomposition। तो लिखिएगा इसमें when a decomposition reaction is carried out with the help of light। हम यदि आप बोर्ड पे नहीं देख पा रहे हैं तो उनको लिख दे रहे हैं बोल बोल के ताकि आप लिख सकें। विद द हेल्प ऑफ क्या चीज, लाइट, फिर यहाँ कॉमा दीजिएगा। इट इज known as photolytic decomposition। चलिए फिर से एक बार फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का आप खुद बता सकते हैं कि डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है, तो बोलेंगे कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैचेस लाइट इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आई बात समझ में, जैसे हीट के प्रेजेंस में करते थे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, यदि लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और दूसरा टर्म क्या दे सकते हैं, फोटोलाइसिस। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से समझ गए हैं इसको। अब इसको करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है तो समझते चलना कि तुम देखे होगे क्या, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट जो उसका जो फिल्म होता है जो पतला सा निगेटिव टाइप का रहता है और उसको ले जाता है, उसमें क्या होता है कि वो ज्यादातर सुने होंगे कि वो सिल्वर क्लोराइड का बना रहता है या सिल्वर ब्रोमाइड का बना रहता है, और उसका कलर यदि व्हाइट है तो वो बदल जाता है किस कलर में, ग्रे कलर में। और वो किया जाता है कि इन द क्या चीज दिमाग में रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आ रहा है, तो इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। आई बात समझ में, तो ये फोटोलाइसिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी में है। दोनों का डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, और इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए इसको जाना जाता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखना ये फिल्म नेगेटिव टाइप का चीज हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं तो वहाँ भी यूज होता है, लेकिन उसको देखते हो जैसे ही वो तुम्हारा एक्सरे करेगा उसको छुपा के ऐसे जगह ले जाता है जहाँ पे सनलाइट का ये कोई आने का कोई ये नहीं हो, सोर्स नहीं हो। लेकिन ठीक है, सनलाइट आने का सोर्स नहीं हो, लेकिन यदि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है तो ब्लैक एंड व्हाइट में वहाँ पे यदि सनलाइट करते हैं तो वो जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को यूज किया वो ग्रे कलर के सिल्वर में चेंज कर जाता है। आई बात समझ में, तो ये जान चुके हैं। तो दिमाग में रखना कि सिल्वर क्लोराइड जो है तो एग्जाम्पल में 2 बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन में 2 पढ़ाएंगे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। नहीं जानते तो इस तरह ही जानिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन। और अब आप समझ चुके हैं, यदि किसी रिएक्शन का इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सिल्वर क्लोराइड इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसका डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये उसका इन्वेस्टिगेशन का हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि बार बार इन्फ्लुएंसेस लिखे, बार बार हम उसका बताएं,
लेकिन आप समझ चुके हैं तो आप समझिएगा कि उस टॉपिक को लिखना रहता है। उसके बाद उसके साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये लिख देते हैं कि हाँ ये लैब में अवेलेबल है सिल्वर क्लोराइड कैचेस के रूप में, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में, बस। और उसका हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में दिमाग में रखना कि यदि एक्सपोज करेंगे इसको लाइट के थ्रू तो इसका व्हाइट कलर चेंज कर जाएगा, किस कलर में, ग्रे कलर में। तो ग्रे कलर में चेंज होता है, और ड्यू टू ऐसा क्यों होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर, यहाँ मेटल एंड क्लोरीन गैस। सिल्वर क्लोराइड जो होता है सो अपना डिकम्पोजिशन दिखाता है किसमें किसमें, सिल्वर, मेटल एंड क्लोरीन, दिमाग में रखना गैस। आई बात समझ में? तो ये बहुत अच्छे से जानना है, ये खुद से भी रिएक्शन कर सकते हैं, इसमें इन्फ्लुएंसेस वगैरह लिखेंगे नहीं, आप समझ चुके हैं कि कैसे मैं बता रही हूँ, हो गया। तो चलिए ये जान चुके हैं। इसके एग्जाम्पल में फोटोलाइसिस में फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखिएगा, इसी में एग्जाम्पल करके, डिकम्पोजिशन ऑफ, क्या लिखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ silver chloride, decomposition of silver chloride in the, इसको ना वन कर दो एग्जाम्पल में, in the presence of sunlight, सनलाइट के प्रेजेंस में करना है, ठीक है। डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में करना है, सनलाइट के रूप में। यहाँ पे याद रखना है कि इसको लिखने के पहले क्या करेंगे कि AgCl सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, और AgCl कैसा सॉलिड होता है, व्हाइट, और जो भी सॉलिड है वो किस फॉर्म में होगा, क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये याद रखना है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिल्वर क्लोराइड कैसा सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये लैब में उसी रूप में पाया जाता है। और दिमाग में रखना कि यहाँ पे यदि एक्सपोज करते हैं इसको लाइट के थ्रू तो इट्स व्हाइट व्हेन हीटेड then its white color सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर changes to grayish color, white color changes to grayish color, कैसा कलर में बदल जाता है, ग्रेइश कलर में, ग्रेइश कलर। ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन टू सिल्वर, मेटल एंड क्लोरीन गैस। लिखिएगा यहाँ पे, दिस इज due to decomposition, this is due to decomposition to लिखेंगे सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस अपर कीजिए, रिएक्शन इसका करेंगे। रिएक्शन तो भी लोग खुद से बताना, AgCl है और AgCl कैचेस के रूप में है सॉलिड, छोटा सा एस लिए हमको जब दिमाग में रहता है कि चलो स्टेट बताना बताएंगे, लेकिन आप खुद हम एक दो बार बोलते रहते हैं, स्टेट सबका याद करने का जरूरत नहीं है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लोग यहाँ तो बता रहे हैं कि सिल्वर मेटल के रूप में है। और कोई भी मेटल जो होता है वो कैचेस के फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में। क्लोरीन निकला तो क्लोरीन कैचेस के रूप में रहेगा, गैस के रूप में। तो ये आप जान चुके हैं। तो सिल्वर मेटल तो 2AgCl है तो Ag में, और बता चुके हैं कि क्लोरीन कहीं भी रहेगा तो Cl2 के रूप में, बिकॉज इट इज अ गैस ना, ये गैस है तो सिल्वर के रूप में रहा। और या क्लोरीन, तो चलिए इसको बैलेंस कर दें, 2AgCl 2Ag प्लस Cl2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सनलाइट। आगे बात समझ में, सनलाइट के प्रेजेंस में 2AgCl ब्रेक डाउन करता है सॉलिड फॉर्म, सनलाइट के प्रेजेंस में तो 2Ag प्लस Cl2
यहाँ पे गैसेस लिखेंगे G, गैसेस फॉर्म है। ओके, तो यहाँ कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि होगी, ये आप पूरी बात को समझ गए होंगे। और क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का भी रिएक्शन जानना है, एक साथ जान लीजिए और नोट करके लिखवा देंगे कि इस दोनों का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये जानिए अच्छे से। तो फिर अब हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका यूज होता है। तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिल्वर ब्रोमाइड का इन द सिमिलर वे करके इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सेम लिखना है कि यहाँ सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड कर देना है, और वो भी दिमाग में रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड है और वो भी लिबरेट करेगा सिल्वर और ब्रोमीन। यहाँ कैसा निकलेगा? ब्रोमीन निकलेगा। तो ये जान लेना है कि ब्रोमीन है, लेकिन ब्रोमीन तो आप पढ़े होंगे कि ऐसा नॉन-मेटल है जो लिक्विड फॉर्म है, लेकिन यहाँ जो ब्रोमीन निकलता है वो गैसेस फॉर्म में निकलता है। आगे बात समझ में? तो चलिए इसको समझाइए, एक का जान लें अच्छे से। सीधे लिख लीजिए इन द सिमिलर वे, तो दिमाग में रहेगा। लिखिएगा इन द सिमिलर वे। अब उतना ज्यादा उस रिएक्शन के बारे में नहीं जानना है। जैसे 2AgBr, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर ब्रोमाइड को किसके प्रेजेंस में करना है? सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो कैसे से ब्रेक डाउन होगा? 2Ag प्लस Br। आगे बात समझ में? अब नोट करके यहाँ पे नोट करिएगा, और जो ऊपर का दो रिएक्शंस है सीधे लिखिए दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो सीधे लिखिएगा इस नोट में दीज रिएक्शंस आर, लिखिएगा दिस रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है ना। इसको क्या चीज पे यूज करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो यहाँ तक में हमको नहीं लगता है कि कुछ भी दिक्कत। फोटोलाइसिस आप समझ गए, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझ गए। अब हम लोग करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है क्या चीज? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जो 9th क्लास अभी 10th में गया है, हो सकता है कुछ नया बच्चा भी जुड़ा हो, तो इसलिए ये रिएक्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें पढ़ाएंगे वाटर का, है ना, जो कि 9th क्लास में एक बार हम बोर्ड पे पूरी तरह से समझाए थे, लेकिन सारा बच्चा नहीं समझा था। हो सकता है हम ए सेक्शन में बताएं, बी में नहीं बताएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ों को अभी बोर्ड पे बताएंगे A to Z जो आपको जानना है। लेकिन जो बच्चा पढ़ चुका है उसको समझ में बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। जो नहीं भी समझा है तो उसको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से जानना है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। तो दो डिकम्पोजिशन हम पढ़ा लिए, तो अभी पढ़ाने जाएंगे क्या चीज़? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, चलिए 2 हो चुका है। थर्ड में जानेंगे सी में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए जो आगे पढ़ाने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी पॉइंट लगा दीजिए और हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition reaction, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, जैसे उसको सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोलाइसिस, हीट के प्रेजेंस में है तो थर्मोलाइसिस, और इसके प्रेजेंस में है इलेक्ट्रिक, जो भी इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में है तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसको थोड़ा, इसके लिए बहुत सारा एक फिगर बताएंगे और इसको बहुत टाइम देके समझाएंगे ताकि आप अच्छे से जान जाए। नहीं तो आप क्लासरूम में रहेंगे तब तो आप बताते कि हाँ मैम ये नहीं आया वो नहीं आया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज़ आपको आते रहे,
ठीक है ना। तो आप रिएक्शंस को यदि दिक्कत हो तो बार बार देखिए, करते करते हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक जो पढ़ाने जा रहे हैं, हो सकता है कि आज आधा इसका पढ़ाएं और आधा अगले क्लास में, लेकिन आप कोशिश करिए इस रिएक्शन को समझने के लिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसको हम बताएंगे आपको कैसे यूज़ करता है, कैसे गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि आप कभी नहीं पढ़े हैं। और ऐसे इस चैप्टर में हमको पढ़ाना है इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। जो टॉपिक आएगा, जो इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो लास्ट होगा उसी में बताएंगे, है ना। तो हम चाहेंगे कि इसको अच्छे से जानना है कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया। और यदि हम मान लो बाई चांस कि अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं और यहाँ पे कंसिडर करना है कि ले रहा है दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बस कंसिडर कर लेना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जो बता रहा है वैसे समझ लेना। फिर एक दो क्लास के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। वो सारी चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा में हम आपको पढ़ाएंगे। हो सकता है उसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए बहुत सारा चीज़ 11th का भी सिखाएंगे, ताकि वो टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो। फिर 11th में जाकर उसको फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो टॉपिक के लिए हमको पढ़ाना है ना। तो इसीलिए आप हर एक जो रिएक्शंस, वो रिएक्शन आप भी सीख सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं तो वो जानना है आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या जानना है कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट कैचेस के विद द हेल्प ऑफ कैचेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी यदि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कराना है तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इसी का एग्जाम्पल हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ाने के लिए बहुत बोले ना एक फिगर बनाएंगे, फिर उसके थ्रू बताएंगे कैसे होता है। जैसे कैसे पढ़े, उसमें हीट का प्रेजेंस, तो हीट का प्रेजेंस था तो वहाँ कुछ चीज़ हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होता था डिकम्पोजिशन। यदि लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो लाइट के प्रेजेंस में होता। लेकिन यदि डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा तो उसी को कहेंगे क्या चीज़, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ने के पहले एक दो बार दिमाग में रखिएगा कि इसमें पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड्स। रुक जाइए, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखिएगा व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट व्हेन ए, फिर जैसा डेफिनेशन लिखते आ रहा है वही लिखिएगा। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन ए डिकम्पोजिशन, व्हेन ए डिकम्पोजिशन reaction is carried out with the help of कैचेस के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी, with the help of electricity with the help of electricity, it is known as electrolytic decomposition. It is known as electrolytic decomposition. आगे का समझ, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए अब हम इसी में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। चलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। इसका हर एक चीज आपको अच्छे से जानिए। मतलब आप सोचिए कि मैम पढ़ा रही है तो इसको इतना इम्पोर्टेंट है, ये इसको इन्वेस्टिगेशन करके ही पढ़ाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। चलिए इसमें दिमाग रखना कि थोड़ा बात जो हम बताएंगे उसको समझना कि एक्चुअली में क्या होता है कि प्योर वाटर रहेगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फ्लो नहीं करा पाते।
लेकिन दिमाग में रखना कि उसमें जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उस वाटर में या तो वो एसिडिक वाटर हो या तो बेसिक वाटर। ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसिडिक वाटर। ऐसा इसलिए कि एसिडिक का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना ज़्यादा आसान रहता है। तो यदि इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं एसिडिक वाटर का, सपोज करो कि उसमें थोड़ा अमाउंट गैसेस का मिला दिए H2SO4 का, ताकि वो कंप्लीटली क्या हो जाए, ब्रेक डाउन होगा। कैसे ब्रेक डाउन होगा, तो वाटर है, वाटर का यदि ब्रेक डाउन करते हैं तो वाटर ब्रेक डाउन होता है H+ और OH-। लेकिन हमको लगता है आज हम नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये टॉपिक हम अगले दिन करेंगे। ओके, चलिए अगले दिन आप अच्छे से इसको सीखिएगा। चलिए, थैंक यू।